Hello children, today's our topic is Braving the Odds from the English Reader book of DAV Class 8. Most youngsters, in their eagerness to be liked and admired by their peers, often unknowingly cause damage to themselves. ज़्यादातर लड़के लड़कियां उनके साथियों से पसंद किए जाने और प्रशंसा यानी तारीफ पाने के आग्रह में कई बार अनजाने में उनके खुद का ही नुकसान का कारण बन जाते हैं। रीड दिस आर्टिकल एंड डिसाइड हु इज़ द लूज़र, द राइटर और द किड्स। इस आर्टिकल को पढ़िए और डिसाइड कीजिए कि कौन लूज़र हैं, वो राइटर जिसने ये आर्टिकल लिखा है या फिर बच्चे। ब्रेविंग द ऑड्स मतलब विपरीत परिस्थिति का, कठिनाइयों का सामना करना। 10 years only and so much difference, what a loss। सिर्फ 10 साल हुए थे और इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, कितना बड़ा नुकसान है ये। You must be mad was the general comment of the family, friends and colleagues. Giving up a teaching post now, when there is not much chance of finding another one ever। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? फैमिली, फ्रेंड्स और सहकर्मी सभी का यही कमेंट था। तुम अभी टीचर की पोस्ट छोड़ना चाहती हो, जबकि और कोई भी नौकरी मिलने के चांसेस नहीं हैं। And what about all that lovely money you are earning and all those long holidays? और टीचर के जॉब में तुम जो इतने पैसे अर्न कर रही थी और तुम्हें जो लंबी लंबी छुट्टियां मिल रही थी, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो बच्चों, हम यहाँ पे देखते हैं एक टीचर 10 इयर्स के टीचिंग के बाद अपने जॉब को छोड़ना चाहती हैं और उनके सहकर्मी, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली के मेंबर्स उनको समझाते हैं जॉब नहीं छोड़ने के लिए, क्योंकि इस जॉब में कई सारी फैसिलिटीज़ हैं और आज की डेट में कोई भी जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। But I had already come to my lonely decision after months of concealed suffering. I knew I could no longer continue in the teaching profession. To wake up in the morning with a fear of the day ahead and then set off to work with a pounding heart and frozen face, I had become habitual too. I had turned to tranquilizers to help me along. बच्चों, पाउंडिंग हार्ट मतलब डर से धक धक करता हुआ दिल, और फ्रोज़न फेस मतलब ऐसा कुछ होना जिसके वजह से हम अपने एक्सप्रेशन को, अपने मन के भाव को जब व्यक्त नहीं करना चाहते तो जैसा होता है दैट फेस, दैट इज़ फ्रोज़न फेस। एंड ट्रैंक्विलाइजर्स मीन्स द ड्रग, द मेडिसिन टू रिड्यूस द एंग्जाइटी। लेकिन कई महीनों से मुझे अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी और तब जाके मैंने अपना ये खुद का डिसीज़न लिया है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं टीचिंग प्रोफेशन को और कंटिन्यू नहीं कर सकती। सामने जो दिन है उसमें स्कूल में क्या होने वाला है, इसके डर के साथ सुबह में उठना और उसके बाद डर डर के धक धक करते हुए दिल से फ्रोज़न सा चेहरा लेके स्कूल जाना, इस रूटीन में मैं अभ्यस्त हो चुकी थी। हालत इतनी बुरी थी कि मैंने एंग्जाइटी से छुटकारा पाने के लिए दवाइयों की मदद लेना शुरू कर दिया था। It had never been as bad as this. 10 years ago, I managed well enough, and the holidays for rest and recuperation used to come down just in time. Students were obedient, respectful, and mostly important, warm. Getting back to them after the holidays was once a pleasure. अभी के जैसी इतनी बुरी हालत पहले कभी नहीं थी। 10 साल पहले मैं सब कुछ अच्छा मैनेज करती थी। बच्चों, रिकपरेशन मतलब द रिकवरी और रीगेनिंग ऑफ समथिंग, दैट इज़ आरोग्य लाभ। और छुट्टियां होती थी आराम के लिए, और आरोग्य लाभ यानी बीमारियों से, शारीरिक तकलीफ़ों से मुक्त होकर फिर से मुझे समय के साथ चलने में ये छुट्टियां मदद करती थी। तब स्टूडेंट्स ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी होते थे, टीचर को सम्मान देते थे और हमारे प्रति उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था। छुट्टियों के बाद फिर से उनके पास लौटना, फिर से क्लास लेना,
सचमुच में मुझे आनंद देता था। But I, in common with most other teachers, am enormously self-critical, and I knew now that I was no longer managing. My classes were noisy, the children were not learning very much. Self-critical means one who is capable of criticizing oneself objectively. मतलब खुद के द्वारा कुछ काम किए जाने के बाद उसकी क्रिटिसिज्म करना कि वो काम सही है या गलत। कितने हद तक मैंने अपने काम के साथ जस्टिफिकेशन किया, मैंने अपना पूरा दिया या नहीं, मैं अपना काम पूरा सही ढंग से कर पाई या नहीं, दैट इज़ सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो राइटर कहती हैं, और भी कई सारी टीचरों की तरह ही मैं भी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हूँ और मुझे पता था कि मैं अब क्लासेस मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मेरी क्लासेस नॉइज़ी होती थी, बहुत शोरगुल होता था क्लासेस में और बच्चे भी ज़्यादा कुछ सीख नहीं पा रहे थे। My attempts to cope with changing teaching methods were patchy and I had run out of enjoyment and enthusiasm. Obviously, the children's enthusiasm and interest lay elsewhere. It was time to stop. बच्चों, कोप विथ का मतलब है डील इफेक्टिवली विथ समथिंग डिफ़िकल्ट और पैची का मतलब है एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन स्मॉल आइसोलेटरी एरियाज। और मैं आज के ये परिवर्तनशील टीचिंग मेथड के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। मैंने कोशिश काफ़ी की पर ये पूरी तरह से मैं इसको अप्लाई नहीं कर पा रही थी और जिसकी वजह से पढ़ाने में मुझे जो आनंद मिलता था और जो उत्साह था वो ख़त्म होते जा रहा है। बट वाज इट ऑल माई ओन फेलियर? इन फेयरनेस टू माई सेल्फ आई डोंट थिंक इट वाज। आई हैड प्लेंटी ऑफ आइडियाज़, आई लव्ड माई सब्जेक्ट एंड बाय एंड लार्ज आई लाइक चिल्ड्रेन। इन फेयरनेस टू माई सेल्फ का मतलब है अपने प्रति न्याय करना, अपने प्रति न्याय करना और बाय एंड लार्ज मीन्स ऑन द होल। लेकिन क्या ये सारी मेरी व्यर्थता है? अगर मैं अपनी प्रति न्याय करती हूँ तो मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। मतलब इन सारे फेलियर्स के पीछे मैं दोषी नहीं थी, बल्कि मेरे पास तो पढ़ाने के लिए तरह तरह के आइडियाज़ होते थे। मैं अपनी सब्जेक्ट से प्यार करती थी और सब मिलाकर मैं बच्चों को भी पसंद करती थी। आई हैड बीन आइडियलिस्टिक बट द रियलिटी आई फेस्ड वॉज बोर्ड चिल्ड्रेन ओवर स्टिमुलेटेड बाई वीडियो वॉचिंग द नाइट बिफोर एंड टायर्ड आउट बाय अ लेट बेड टाइम। They were the children who were given the wrong food at the wrong time, who came breakfastless to the school. In the school, they stuffed themselves with gum, crisps, and sweets bought from the school canteen. They were high with hunger in the lesson before lunchtime and giggled restlessly as the smell of food from the school canteen came wafting to all floors. मैं हमेशा आदर्शवादी थी, लेकिन असल में मुझे फेस करना पड़ता था उन बच्चों को जो देर रात तक वीडियो वॉच करने के वजह से और लेट नाइट सोने के वजह से उदास, अति उत्तेजित और थके हुए से रहते थे। ये वो बच्चे थे जिन्हें गलत समय पे गलत खाना मिलता था, यानी उनकी फूड हैबिट सही नहीं थी। वो बिना ब्रेकफास्ट स्कूल आते थे और स्कूल में आके स्कूल की कैंटीन से मिठाइयाँ और कई तरह के जंक फूड खा के अपना पेट भरते थे। लंच ब्रेक के पहले वाली पीरियड में वो काफ़ी ज़्यादा भूखे होते थे और स्कूल की कैंटीन से आने वाली खाने की खुशबू जब चारों ओर फैल जाती थी, वैसे ही वो धीरे धीरे बार बार स्टूपिड से हंसते रहते थे। They were the children who were constantly testing and belittling each other. Bright, hard-working little girls changed, under the pressure of prayer group and advertising, into assertive, screeching empty heads. To show a person or a thing is unimportant. Screeching मतलब a loud, harsh, piercing cry. कुछ बच्चे एक दूसरे को लगातार छेड़ते रहते थे और एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते थे। जो लड़कियां पढ़ाई में काफ़ी तेज थीं और मेहनती थीं,
वो भी अपने दोस्तों के प्रेशर में आके, उनके दिखावे में आके एम्प्टी हेड्स बनते जा रही हैं, क्योंकि वो भी अब पढ़ाई नहीं करती और क्लासेस के बीच बीच में अचानक से चिल्लाने लगती हैं। Most of them carried makeup in their pencil cases and had a magazine concealed on their desk. उनमें से ज़्यादातर लड़कियां अपने पेंसिल बॉक्स में मेकअप का सामान लेके आती थीं और मैगजीन जो वो डेस्क में छुपा के रखती थीं। Then there were the ones from difficult homes, such as Simon, whose parents split up after many years together and who was not wanted by either. His tired eyes flickered all around when I tried to remonstrate. बच्चों, स्प्लिट अप मतलब एन एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, फ्लिकर्ड मतलब साइन अनस्टेडीली और डिमोन्स्ट्रेट मतलब मेक अ फोर्सफुल प्रोटेस्ट। और कुछ बच्चे होते थे सीमन की तरह, जो अपने घर में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स शादी के कई सालों के बाद अलग हो चुके हैं और सीमन को उसके पेरेंट्स में से कोई भी नहीं रखना चाहता था। उसकी थकी हुई आंखें हमेशा इधर उधर चारों ओर घूमते रहती थीं, टिमटिमाते रहती थीं, और मैंने उसको अलग से समझाने की कोशिश की। His pale face never stopped twitching, but he could bring chores to my lessons with his sniggering and mutterings. The rudeness I had to put up with and the bad language appalled me. I had no redress, as the only form of punishment available was a detention, which meant facing the same obstinate lot again. Sometimes parents could be contacted and their help sought, but frequently they were as bewildered and incapacitated as we ourselves. Children, sniggering मतलब laughing in a half suppressed way. Appalled मतलब greatly horrified. Redress मतलब remedy. उसका उदास चेहरा मुझे हमेशा झकझोर देता था, लेकिन मेरे पढ़ाने के समय, मेरे क्लासेस में, लेसन में वो हमेशा अपनी दबी हुई हंसी और बड़बड़ाहट से परेशानी उत्पन्न करता था। उसकी बदतमीजी मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती थी और उसके गलत शब्दों का प्रयोग मुझे अंदर तक डरा देता था। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं था, क्योंकि उस स्कूल में सिर्फ एक ही पनिशमेंट अवेलेबल था, अलाउड था, और वो था डिटेंशन, यानी छुट्टी के बाद बच्चे को घर नहीं जाने दिया जाए। और जिसका मतलब होता था वही एक ही समस्या को, परेशानी को और भी ज़्यादा फेस करना। कभी कभी पेरेंट्स से कांटेक्ट किया जाता था और उनकी मदद मांगी जाती थी, लेकिन ज़्यादातर वो भी कंफ्यूज्ड होते थे और अक्षम होते थे परिस्थिति को संभालने में। A frequent image came before me as I lay in bed after an early awakening. The math room, after a wet break, chairs turned over, books and orange peel on the floor. The 10th year is due for their English lesson. So I come in and attempt to assert myself and restore order. Jeremy is telling jokes, Donna is crackling. Andrew is standing on a desk and yelling out of the window. अर्ली मॉर्निंग, जब मेरी नींद खुल जाती थी और मैं बेड में लेटी रहती थी, तब बार बार मेरे आँखों के सामने एक ही छवि आती थी। रेनी सीजन के छुट्टियों के बाद मैथ रूम, उसमें चेयर्स इधर उधर उल्टाए पड़े हुए हैं, बुक्स और ऑरेंज पील फ्लोर में बिखरे हुए हैं। मुझे उनको 10th ईयर नाम का लेसन पढ़ाना बाकी था, इसलिए मैं क्लास में आई और डिटरमाइंड होकर कोशिश करने लगी सब कुछ को व्यवस्थित करने की। जेरेमी जोक बोल रही थी, डोना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल रही थी, एंड्रयू डेस्क में खड़ा था और विंडो से बाहर मुंह निकाल के चिल्ला रहा था। At one time, my very presence in the doorway would have been enough to ensure a partial silence. Now they give a vague good afternoon, miss, and carry on.
I distribute the worksheet expensively photocopied and we try to start. But two slow girls are making noises. Miss, I can't understand this. And James is quietly reading his football magazine. Jeremy continues to tell jokes more quietly now. And Michelle bares her gum-filled teeth and urges Paul to shut his face. एक समय ऐसा भी था कि दरवाजे के पास सिर्फ मेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होती थी उनको काफ़ी हद तक चुप कराने के लिए। अभी वो बिना मन से गुड आफ्टरनून मिस इस तरह से विश करके क्लास में फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। मतलब वही गॉसिप करना, वही एक दूसरे का मजाक उड़ाना। मैं वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ जिन्हें मैंने काफ़ी खर्च करके फ़ोटोकॉपी कराया है और फिर स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन दो लड़कियाँ जो काफ़ी स्लो है वो नॉइज़ करने लगती हैं। मिस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जेम्स मन मन में अपना फुटबॉल मैगज़ीन पढ़ रहा है। जेरेमी जोक्स बोले जा रही है, अब और भी धीरे धीरे बोल रही है। मिशेल अपने मुंह में गम भर के रखा हुआ है और जब वो मुंह खोलता है तो दिखाई देता है और पॉल से वो गुस्से में कहता है, चुप रहो। I have been trying to create the basic conditions in which teaching becomes possible, but I have failed, and I no longer have the stomach for the job, and that is why I am giving up. मैंने कोशिश की कि कम से कम ऐसी बुनियादी अवस्था क्रिएट की जाए, यानी ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें टीचिंग पॉसिबल हो पाए, लेकिन मैं फेल हो गई, मैं हार गई और अब ये जॉब करने की मुझ में हिम्मत नहीं है और इसीलिए मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। आर्टिकल इज़ completed. The explanation is done. Children, I don't know what do you feel about the article, but after reading the article, being a teacher, I am really very sad, very disheartened. बच्चों, एक आदर्शवादी टीचर जो बच्चों को कुछ सिखाना चाहता है, उनको कुछ अच्छा देना चाहता है, 10 साल की टीचिंग के बाद वो जॉब छोड़ देती है। और क्यों? क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ के बावजूद उन्हें ये लगता है कि वो बच्चों को कुछ सिखा नहीं पा रही हैं। ये जो दर्द है बच्चों को नहीं सिखा पाने का, इट कांट बी एक्सप्रेस्ड एंड रियली इट इज़ वेरी पेनफुल। अकॉर्डिंग टू मी, ये नुकसान उन टीचर का नहीं है, ये नुकसान है उन बच्चों का जो इतने अच्छे टीचर को गंवा चुके हैं। I think after reading this article and understanding this, all the students will behave properly in their classes so that no other teacher has to leave their job for students' behavior. If you like the video, then please do like, comment and share. Until now, if you have not subscribed my channel, then please do subscribe and press the bell icon so that whenever I upload a new video, you can be notified. Thanks for watching. Bye बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।